हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। नाउ इस रिजल्ट सीजन में बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स आना शुरू होने वाले हैं और वहां से हमें क्या अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस हैं और डिविडेंड्स की, इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले मार्केट का जायजा लें तो इस हफ्ते हमने देखा कि आगाज़ काफ़ी तेज़ी से हुआ। पहले दिन मंडे को मार्केट 1,91,000 का इसने हाई टच किया, फिर प्रॉफिट टेकिंग आनी शुरू हुई और सेम डे मार्केट 1,88,600 के पास बंद हुई, यानी कि नेगेटिव क्लोज हुई। उसके बाद 2 दिन हमने कंसोलिडेशन देखी और थर्सडे को 1,88,900 का हाई बनाने के बाद इंडेक्स ने 1,81,900 का लो टच किया। तकरीबन 7,000 पॉइंट्स की हमको मूवमेंट नजर आई और उसके बाद थोड़ी सी हमको रिकवरी भी नजर आई। सो इन द एंड हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। सो बेयर्स टुक द वीक और KSE 100 इंडेक्स इस हफ्ते 4,993 पॉइंट्स या 2.6% की कमी के बाद 1,84,174 पे क्लोज हुआ। इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स पे भी नजर डाल लेते हैं। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा JVDC की स्टॉक प्राइस में हुआ, इट वाज 13.4%। साजगार इंजीनियरिंग वाज अप 9.9%। के इलेक्ट्रिक की स्टॉक प्राइस में 5.3% का इजाफा हुआ। मिल्लर ट्रैक्टर्स वाज अप 3.9% और निशात मिल्स की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 2.1% का इजाफा हुआ। टॉप लूजर्स पे अगर नजर डालें तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा कमी होंडा कार की स्टॉक प्राइस में नजर आई, विच वाज डाउन 11.1%। आदमजी इंश्योरेंस की स्टॉक प्राइस में 10% कमी हुई। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी वाज डाउन 9.6%। गदून टेक्सटाइल 9.5% और फौजी फूड्स की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 8.4% की कमी हुई। सो इस हफ्ते मार्केट इतनी वॉलेटाइल क्यों थी? व्हाट वाज द बिग स्टोरी? लेट्स फाइंड आउट। सो इस हफ्ते काफ़ी खबरें थीं और अनफॉर्चुनेटली खबरें ज़्यादातर नेगेटिव साइड पे हमको नजर आई। मंडे की बात करें तो MPC की मीटिंग थी और एक्सपेक्टेशन मार्केट की ये थी कि रेट कट होगा, लेकिन हम देखा स्टेट बैंक ने 10.5% पे पॉलिसी रेट को होल्ड किया, तो इसका हमको नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आया। हमने आपको बताया था कि फ्यूचर्स रोल ओवर वीक भी है। फिर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी वो थोड़ी टेंस होती चली जा रही थी, तो उसने भी अपना रोल प्ले किया। इसके अलावा फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जिसने पिछले फ्राइडे को अपर लॉक हिट किया था, वो पूरा हफ्ता काफ़ी तेज़ था और जब रिज़ल्ट आया तो वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम था और उसने भी मार्केट सेंटिमेंट को काफ़ी ख़राब किया, स्पेशली थर्सडे को जिस दिन रिजल्ट आया तो और नीचे का लॉक लगा FFC में। सिर्फ 1900 पॉइंट्स FFC के थे ऑन द डाउन साइड। सो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के रिजल्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। फोर्थ क्वार्टर में कंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर 15.14 रुपीज़ थी, विच इज़ डाउन 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और साथ में फोर्थ क्वार्टर में 8.50 का डिविडेंड भी अनाउंस किया। और डिविडेंड भी जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी उससे थोड़ा कम ही था, इसने भी ऐड किया जो डाउन साइड हमको नज़र आई। तो फुल ईयर की अर्निंग्स बन जाती है कंसोलिडेटेड बेसिस पे 58.44 की, विच इज़ डाउन 11.85% ईयर ऑन ईयर, और इस तरह से पूरे साल का डिविडेंड 37 रुपीज़ का बनता है। अगर हम फोर्थ क्वार्टर की हाईलाइट्स पर नजर डालें तो नेट सेल्स वर अप 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर 149.7 बिलियन रुपीज़ की रही। ग्रॉस मार्जिन वर डाउन 6 परसेंटेज पॉइंट्स टू 25%, और शेयर ऑफ एसोसिएट्स प्रॉफिट वाज अप 85.5% क्वार्टरली बेसिस पे और ये 7.7 बिलियन रुपीज़ के रहे। सो नाउ शहबाज, रिजल्ट तो बिलो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, व्हाट रियली हैपेंड? आई थिंक राइटली सेट कि रिजल्ट वाज वेरी बिलो एक्सपेक्टेशन। उसके बाद पहले आप इस तरह एनालाइज कीजिए, सेल्स जो थी, सेल्स आर अप 15% जो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस थी, बट जो मार्जिन्स थे लास्ट क्वार्टर हमने देखा 32% के थे और इस क्वार्टर 25% के आए हैं। अगर आप देखें इसकी, अगर बैलेंस शीट थोड़ा देखें, बैलेंस शीट में जो इनके अदर रिसीवेबल्स थे वो तकरीबन 17 अरब के थे बाय एंडिंग सितंबर एंडिंग, और अभी लेटेस्ट नंबर तकरीबन आपका 5 अरब का है। सो हुआ ये है कि कंपनी ने नॉन कैश एक्सपेंस बुक करा है और वन ऑफ एक्सपेंस है ऑफ इम्पेयरमेंट बुक करी ऑन सेल्स टैक्स। कुछ इनके पुराने केसेस थे रिगार्डिंग सेल पर इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट के, वो यहाँ बुक करा है। अगर इसको आप नॉर्मलाइज कर दें तो आपके मार्जिन जो अब 25% के आए हैं तकरीबन 30% के हो जाते हैं और आपकी अर्निंग्स भी इन लाइन हो जाती है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। अगर आप यहाँ देखें इनका जो हमने अभी दोबारा आपने बात करी, जो अदर्स की अदर इनकम है वो फ्लैटिश है, बिकॉज अगर हम देखा है जो आपकी जो ऑल्दो इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं मगर आपकी कैश बैलेंस से वो मेजर इंप्रूवमेंट हमने देखी है। इसमें एक और एलिमेंट है शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट, वो सब्सटैंशियली 85% क्वार्टर बढ़ा है। उसका जो मेजर रीज़न ये है कि जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अस्करी बैंक है, जो उसके बाद आई थिंक FFC तकरीबन 64% होल्ड करता है, उसकी वजह से इंक्रीज हुई है। सो येस, अर्निंग्स वर बिलो एक्सपेक्टेशंस और उसका मेजर रीज़न वही था कि बिलो एक्सपेक्टेड ग्रॉस मार्जिन थे, वो वन टाइमर्स। अगर उसका देखिए इस तरह, अगर आप देखें देयर टू वेज ऑफ सीइंग थिंग्स, एक आपकी अर्निंग होती है कैश अर्निंग और एक होती है नॉन कैश अर्निंग। अगर आप नॉन
नॉन कैश अर्निंग को देखेंगे तो वो तो सही है, आपकी 15 रुपये की आई है, पर अगर आप कैश बेस अर्निंग देखेंगे तो आपकी वही 18 रुपये बन जाएगी, विच इज़ इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। देखिए दूसरी बात जो डिविडेंड है, देखें डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 12.5 साढ़े 13 रुपये का डिविडेंड आएगा, मगर आप इस तरह एनालाइज करें मतलब लास्ट 4 क्वार्टर्स कंपनी की जो पे आउट रहा है वो तकरीबन 70% ही रहा है। सो यस बिकॉज अगर अर्निंग्स कम आई है तो फिर डिविडेंड भी कम आया है। मगर आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ ये देखें कि डिस्पाइट ऑफ एफएफसीज कैपेक्स कमिटमेंट्स, जो एफएफसी ने जो पूरे साल का डिविडेंड दिया है वो उसका जो पे आउट रेशियो है वो 63% है, वेयरएज लास्ट ईयर जो था 55% था। सो मेरे ख्याल से यस डिविडेंड मार्केट ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, मगर अकॉर्डिंग टू अगर नंबर्स देखें तो डिविडेंड बहुत इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है और कंपनी ने पे आउट बढ़ाया है। सो यस आई थिंक देखिए इसमें हार्ड लेसन लर्न ये है कि जो आपके रूमर्स थे ना मार्केट में, एक तो ये था कि पे आउट बहुत अच्छा आएगा, तो अगर आप नंबर्स एनालाइज करें तो लगता है कि मैनेजमेंट ने एक सही डिविडेंड दिया है। और दूसरा जो एक रूमर एक और था कि कंपनी का स्टॉक स्प्लिट आएगा, तो वो भी नहीं आया था, उसकी वजह से भी अगर देखें रिजल्ट भी बिलो एक्सपेक्टेशंस था और स्टॉक स्प्लिट भी नहीं आया। सो यस एक लोअर लॉक कंपनी में लग गया और जो कंट्रीब्यूशन तकरीबन एक हमने देखा कि इसमें नेगेटिव सेंटिमेंट था द लास्ट 2 डेज। मगर अगर आप इस तरह देखें एफएफसी की आज जो एफएफसी ने हाई बनाया 680 का बनाया, और आप इसका डिविडेंड देखें तकरीबन 37 रुपीज़ का डिविडेंड है। सो वहाँ क्या आपकी डिविडेंड यील्ड बनती है, प्रॉब्लम नेग्लिजिबल अमाउंट बनती है। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि यस अगर कोई भी चीज़ बढ़ रही हो वहाँ वैल्यूएशंस देखें, अगर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है सो यस इट मेक सेंस कि एक ऊपर स्टॉक चले जाता है। और आप थोड़ा बहुत गोइंग फॉरवर्ड भी हम बात करें, अगर आप अज्यूम करें कि आपके डिस्काउंट कम हो जाते हैं और थोड़ी सी आपकी डिविडेंड इनकम है वो आपकी बेहतर हो जाती है फ्रॉम एसोसिएट्स एंड पावर कंपनीज, सो अगले साल एज पर जो अभी इनिशियल एनालिसिस है, जो अभी इस साल तकरीबन कंपनी ने 57 रुपीज़ की अर्निंग करी है, वो 4-5 रुपये ऊपर कर सकती है, 60-62 रुपये कर सकती है। अगर आप पे आउट अज्यूम करें 70% का तो तकरीबन 40 से 42 रुपये का डिविडेंड बनेगा। तो आई गेस एक लेसन जो आप कह रहे हैं लर्न वाज दिस, मेरे ख्याल में तो लेसन ये भी था कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, रियलिस्टिक थोड़ा रहना चाहिए। हमारी मार्केट की एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही थी और रिजल्ट बुरा नहीं है जिस तरह आपने मुझे देखिए। एक और मैं बात हाईलाइट कर दूँ, अगर आप इसकी नेट कैश पोजीशन देखें ना कंपनी की दिसंबर एंड में वो बेहतर हुई है, डिस्पाइट कि कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया है अबाउट 30 बिलियन रुपीज़ का फॉर प्रेशर एनहांसमेंट फैसिलिटी। तो डिस्पाइट ऑफ दैट कंपनी की कैश पोजीशन बेहतर हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गोइंग फॉरवर्ड जो कमिटमेंट है एफएफसी की टू एक्वायर पीआईए, वहाँ तकरीबन 35 अरब चाहिए होंगे। और अब कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, कंपनी के पास तकरीबन जो कैश पड़ा हुआ है 180 बिलियन रुपीज़ का है। सो ये कमिटमेंट आई थिंक फ्रॉम एफएफसी पर्सपेक्टिव कोई बड़ी कमिटमेंट नहीं है। सो यस गोइंग फॉरवर्ड वी कैन एक्सपेक्ट कि कंपनी कैपेक्स भी करते रहेगी फॉर डाइवर्सिफिकेशन पर्पसेस और अपना जो डिविडेंड पे आउट है वो भी मेंटेन करेगी। राइट। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमने जैसे कुछ बिग स्टोरी से बात भी की, इसमें एफएफसी का रिजल्ट भी था, फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। एक चीज़ जो लास्ट ट्रेडिंग डे पे हुई वो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री एक अच्छा फैसला आया कि एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम का रेट जो है वो 300 बेसिस पॉइंट से कम किया है, व्हीलिंग चार्जेस भी कम किए हैं, तो उस पर हम आगे जाके बात करेंगे। अच्छा, मंडे को हम सीपीआई के नंबर्स देखेंगे, तो शहबाज क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशन अगर देखेंगे लास्ट जो दिसंबर में जो आपकी इन्फ्लेशन थी वो 5.6% की थी। आई एम एक्सपेक्टिंग इस बार तकरीबन 5.7 5.8 का नंबर आएगा। उसमें आई थिंक मेजर जो रीज़न फॉर हाई इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ इज़ फूड इन्फ्लेशन, और जो क्वार्टरली रेंट आपकी क्वार्टरली क्या होता है कि हाउस इंडेक्स भी रीजस्ट होता है, तो उसकी वजह से एक हम हाई देख रहे हैं। बट आई थिंक लास्ट मंथ भी 5.6 का नंबर था और इस क्वार्टर अगर 5.7 5.8 का नंबर भी आता है तो इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप पूरे 7 महीने की इन्फ्लेशन देखें एवरेज तकरीबन 5.2 बन जाएगी। एंड वी नो कि इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट एंड हायर फूड इन्फ्लेशन को बी ऑन द हायर साइड, बट ओवरऑल जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन है, मीडियम टर्म इन्फ्लेशन है, इन द रेंज टू 5 to 7% ही रहेगी। और हमने ये भी देखा है कि अभी स्टेट बैंक ने जो लेटेस्ट डिसीजन था उसको स्टेटस को रखा, और देखिए आप समझ आता है कि यस स्टेट बैंक ने तो अपनी इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करा। हम कह सकते हैं कि गुंजाइश थोड़ी बहुत आगे जाके बन सकती है, बट उसकी वजह से गवर्नमेंट ने या स्टेट बैंक ने आपका सीआर को कम कर दिया, और आज के फैसले में हमने देखा है कि ईएफएस के रेट्स को 300 बेसिस पॉइंट से कम करा,
और कुछ बिजली के चार्जेस भी यहाँ इन्होंने बिजली की रेट्स भी कम कर दिए। यहाँ मैं एक रीज़न बता दूँ कि प्रॉब्ली अगर लोगों का सवाल होता है कि अगर जो आपकी गवर्नमेंट ने 4 रुपये बिजली के अगर कम कर दिए इंडस्ट्रीज़ के लिए, अगर आप देखिए इंडस्ट्री की जो कंजम्पशन है ना बिजली की वो तकरीबन 40 बिलियन यूनिट्स की है। अगर 4 रुपये का हिसाब लगाएं तो 160 बिलियन रुपीज़ बनता है। सो अब लोगों का सवाल होता है इसको किस तरह गवर्नमेंट फंड करेगी। तो पॉसिबली ये हो सकता है कि जो क्रॉस सब्सिडी जो अभी ऑल्दो क्लैरिटी इसमें नहीं है, जो क्रॉस सब्सिडी है कि जस्ट कुछ फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक कंज्यूमर को जो बिजली सस्ती मिलती है वो थोड़ी सी वहाँ महंगी कर दें और इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा फ़ायदा देते हैं गोइंग फॉरवर्ड। बिकॉज अगर आप देखें बिकॉज यहाँ जो मेजर जो हिट आ रही है आपको इंडस्ट्रीज़ को वो हायर टैरिफ्स है और हायर टैक्सेशन है। सो कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा जो विच विल बेनिफिट फॉर ऑल द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ गोइंग फॉरवर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको फवाद बसीर ने ज्वाइन किया है जो हेड ऑफ रिसर्च हैं एट के ट्रेड सिक्योरिटीज़। फवाद, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम शुजा, हाउ आर यू? हाय शहबाज। बिल्कुल ठीक। नाउ फवाद, हम बैंकिंग सेक्टर डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है और पहला रिजल्ट बड़े बैंक का एमसीबी इज़ नेक्स्ट वीक ऑन वेंसडे। तो बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी अर्निंग होगी फोर्थ क्वार्टर में फुल ईयर की, और डिविडेंड कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ओके, इन लाइन विद व्हाट वी सीन इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, डिविडेंड जो होगा तकरीबन 9 रुपये का होगा। साल का डिविडेंड का 36 रुपीज़ हो जाएगा। एंड इन टर्म्स ऑफ EPS फोर्थ क्वार्टर के अंदर हम लोग तकरीबन 11.48 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच ब्रिंग्स द फुल ईयर अर्निंग टू अबाउट 48.9, which is approximately 10% decline year on year and 9% decline year on year, and quarterly अगर हम लोग देखें तो that's a 10% decline sequential. But I believe the result is good given the fact that हमने देखा है कि इस पूरे साल जो बॉन्ड प्लेज रहे हैं, जिन बैंकों ने बॉन्ड प्ले किया है, उनकी ज़ाहिर सी बात है अर्निंग्स थोड़ी लेस अफेक्टेड हैं, उनके गेंस भी थोड़े ज़्यादा हैं। ये अपने नॉर्मल कोर बैंकिंग से अर्न कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स का भी तो इसका में थोड़ा हाथ है, बट कोर बैंकिंग पे इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट ड्राइव हो रहा है। अच्छा फवाद, ये बताइए कि हमने देखा था कि कुछ बड़े बैंक्स इसमें मीज़ान बैंक, UBL शामिल हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रैली किया और प्राइस टू बुक पे वो काफ़ी एक प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। MCB थोड़ा पीछे रह गया था, तो इसकी क्या वजह है और डू यू थिंक कि MCB कैचअप कर सकता है? देखें, ऑफ कोर्स द ग्रुप एज अ होल एंड द बैंक एज अ होल हैज़ अ लॉट ऑफ मसल एंड अ लॉट ऑफ प्रेजेंस, लेकिन जो दूसरे बैंकों से अगर हम लोग कंपेयर करें, फॉर इंस्टेंस UBL एंड मीज़ान बैंक का तो वैसे ही रिटेल नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। इस साल हमने देखा है कि UBL ने जो अपना रिटेल नेटवर्क डेवलप किया है, दैट इज़ it's phenomenal. Let's just put it that way. And these kind of numbers we haven't seen before in 1 year or in a short span of time. So इतनी agility एक इतने बड़े बैंक में आना, it's obviously something to look forward to as well, कि going forward ये किस तरह play out होता है। ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर बॉन्ड प्ले का काफ़ी एक रोल है, which has enabled the bank to focus on other facets of business. MCB has the ability, he has the reach. It's all about strategic placement and also the quality of earnings going forward. They want to not just do a bond play, they want to grow inherently. अभी भी इसका ROE देखें तो it's plus 20%. बट ज़ाहिर सी बात है दो बैंक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, UBL और मीज़ान बैंक, इनका ROE is significantly higher than that, which also warranted a higher price to book multiple. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि UBL हैज़ डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द लास्ट 1 year और सो, राइट? सो अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस अभी भी है कि UBL नेक्स्ट ईयर भी बहुत एक प्रॉब्ली द अर्निंग विल बी सुपर्ब। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या लगता है कि जो आपकी डिपॉजिट ग्रोथ 80% इस साल प्रॉब्ली क्लोज करेगा UBL, वो अगले साल किस तरह उसके डिपॉजिट ग्रो होंगे और कहाँ से ग्रो हो सकते हैं वो? अच्छा शहबाज, अभी जैसे आपने देखा होगा दिसंबर के नंबर्स आए हैं कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले रिलीज़ हुए थे। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का एज अ होल जो डिपॉजिट ग्रोथ रही है वो तकरीबन 24% रही है। एंड अगर इसको हम लोग विंडो ड्रेसिंग का एलिमेंट हटा भी दें, फिर भी डबल डिजिट ग्रोथ इन अर्ली 20s, it's phenomenal. And this sort of liquidity we have not seen in the past. This is the second highest deposit growth for the sector in the past decade. So और मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो इंडस्ट्री डिपॉजिट ग्रोथ है, इट शुड बी इन द हाई टीन्स एट लीस्ट। एंड हमने ये भी देखा है कि UBL के जो करंट अकाउंट ग्रोथ रही है 88
30% जो आपने मेंशन किया वो तो है, बट यू आल्सो नीड टू टेक इनटू अकाउंट दैट करंट अकाउंट्स इनवेरिएबली एवरी क्वार्टर एंड वर क्लोज टू 50%. तो ये एक ज़माने में अराउंड 33% होते थे, एंड एक साल के अंदर देव बिन एबल टू टेक इट अप टू 50%. इफ़ दे मेंटेन इट दिस ईयर दैन जाहिर सी बात है आपकी फंडिंग कॉस्ट जो है वो सिग्निफिकेंटली लोअर होगी, एंड वो आपको दे कैन डिप्लॉय दीज फंड्स फर्दर इन द रिटेल segment and grow their deposits, which again will translate into a better performance. ओके, सो जहाँ यूबीएल की बात हो रही है तो इसकी भी आप बता सकते हैं कि क्या अर्निंग्स होंगी और कितना डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी सर, सो यूबीएल का आखिरी क्वार्टर इज़ अबाउट 13.51 रुपीज़ EPS, एंड फुल ईयर की इसकी अर्निंग हो जाएगी 53.7. 8 रुपये का डिविडेंड विच शुड टेक द ओवरऑल डिविडेंड टू अबाउट 30 रुपीज़. ओके, नाउ फॉलोइंग वीक हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट वीक के बाद वाला जो हफ्ता है उसमें मीज़ान बैंक का भी रिजल्ट आएगा. हमने भी मीज़ान को थोड़ा सा डिस्कस किया है, तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी अर्निंग्स? देखिए, मीज़ान बैंक इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पोस्ट अराउंड 12 रुपीज़. 11.7 की इसकी फोर्थ क्वार्टर की अर्निंग होगी, साल की 48.9 हो जाएगी, एंड डिविडेंड अगेन शुड बी इन लाइन विद व्हाट वी सीन इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, 7 रुपीज़, विच शुड टेक द फुल ईयर डिविडेंड टू अबाउट 28 रुपीज़ पर शेयर. अच्छा, अगर हमने यहाँ रिजल्ट्स की तो बात कर ली, अगर आप थोड़े टॉपिक्स बता दें बैंकिंग सेक्टर में कौन से आपके टॉपिक्स हैं और उसके कुछ रीजंस ही बता दें इन्वेस्टर्स को कि अगले साल के लिए क्या अच्छा लग रहा है आपको ओवरऑल. Okay, so my topics in the banking space right now is National Bank, Bank Al Falah, UBL, and Mizan Bank, followed by HBL and then MCB. तो ये हमारे पे रैंकिंग ऑर्डर है इन द टॉप 6 बैंक्स दैट वी कवर. नेशनल बैंक का अभी भी एट 270 रुपीज़ जो इसका रेट चल रहा है, 30 रुपीज़ डिविडेंड एक्सपेक्टेशन, दैट्स अ 11.5% yield. I don't think anyone is offering that right now. It's extremely attractive at this rate as well. And followed by Bank Al Falah. Bank Al Falah देखें, इस साल जो Bank Al Falah का earnings decline होगा, there's a host of factors that the bank went through. Every quarter there was a one-off that the bank had to deal with. But 2025 is looking good. The branch expansion is going to come through. 2026 and ये जो इसकी जो branch expansion जो की इन्होंने 2025 के अंदर, this will start yielding results and this will also be translated into deposit growth. तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने 24 में कमाया था उसके आसपास ये आके खड़े हो सकते हैं, अराउंड 23-24 रुपीज़ कमा सकते हैं 2026 के अंदर. तो एक सवाल है, अगर आप देखें और सारे बैंक्स को अगर आप देखें, उनकी जो फ़ी कमीशन है मेनली लेड बिकॉज ऑफ रेमिटेंसेस की जो आपकी इनकम है वो काफ़ी डिक्लाइन हमने देखा है, जिसकी वजह से जो वन ऑफ भी आपने जो मेंशन करा, तो आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो आपकी फ़ी कमीशन है विच इज़ लेड बाय रेमिटेंसेस इनकम, वो गोइंग फॉरवर्ड उस पर आपका क्या आउटलुक है? देखें, जाहिर सी बात है इसके अंदर एक दो रेगुलेटरी चेंजेस भी आए थे स्टेट बैंक की तरफ से, जो कि सब्सिडी के फॉर्म में था, और वो था फिर उन्होंने रिमूव किया था, फिर वापस लीवे दे दिया था. तो अब बेसिकली फिर कुछ बैंकों ने ये ब्रांड खुद लिया था, उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नो, वी नॉट गोना डू दिस गोइंग फॉरवर्ड. सो व्हाटएवर डिस्काउंट वाज बीइंग ऑफर्ड वो आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट हो जाएगा, एंड गोइंग फॉरवर्ड वी फील दैट दिस इज़ गोइंग टू कम बैक. जो इनिशियल इम्पैक्ट जो होना था इस चीज़ का वो हो चुका है. इट शुड नॉर्मलाइज इन 2026. अच्छा, मूविंग ऑन, थोड़ा सा अब हम डेटा की तरफ आ जाएं. मंडे को CPI के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या नंबर आ सकता है? So we are expecting about 5.7. We've already seen that the first 6-month average of CPI that we've seen, it's 5.1. January की हमारी 5.7 है, and we're expecting it to inch up in February and March. एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि every year we see that when the Ramzan comes, prices are slightly elevated. उसके लिए वो मेरे ख्याल से ड्यूरिंग दैट टाइम नेक्स्ट 2 to 3 months you may see inflation spiking up to 7%, 7.1%. बट ओवरऑल साल की जो एवरेज रहेगी वो मेरे ख्याल से 5.9 पे, हम लोगों की जो प्रोजेक्शन है 5.9 पे एंड हो रहा है FY26. ओके, नाउ फ्राइडे को हमने देखा कि कुछ अनाउंसमेंट्स की गई हैं इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से. एक तो एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम का जो रेट था उसको 300 बेसिस पॉइंट से कम किया गया है. पहले इससे बात कर रहे थे, व्हीलिंग चार्जेस पे भी करेंगे. तो ये कितना बड़ा आप समझते हैं कि पॉजिटिव है फॉर दी एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज?
Look, I believe that our exports need to be extremely. I'll just combine both your notions right now, because our exports need to be competitive in the international scale right now, and with the geopolitical situation, we need to be competitive in pricing in order to fully realize our worth. So उसके लिए there are certain sectors where there is a lot of modernization that needs to be undertaken, particularly textiles. There's so much new technology on the market right now, and we need to utilize that. And bigger companies, your Nishats and your Gul Ahmads, led by Gul Ahmad, Interloops, although they are extremely ahead of the curve, but it will provide them opportunity to fine tune their plants, maybe small BMRs at a lower rate. वैसे ही हमारा इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी डिक्लाइन हो गया है, व्हाट वी सीन ओवर द पास्ट 2 years. सो ये एक एडिशनल बेनिफिट है इन एक्सपोर्टिंग कंपनीज़ को, जो कि अगर तो वो आर एबल टू अपने मशीनरी को और इन्हांस कर सकते हैं, मेरे ख्याल से एफिशिएंसीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो कॉस्ट कंपैरेटिव हो सकते हैं इंटरनेशनल स्केल पे. दूसरी चीज़, हम लोग हमेशा आप कई जितनी भी हमारी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोकल बॉडीज़ रिप्रेजेंटिंग वेरियस सेक्टर्स, वो हमेशा यही कहते हैं हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा है रीजन के अंदर, एंड वो compete नहीं कर पाते हैं इसकी वजह से. सो ये व्हीलिंग चार्जेस से डिक्लाइन, और जाहिर सी बात है हम लोग वेटिंग मोर डिटेल ऑन दिस, बट अगर हम लोग देखें ये तकरीबन 4 रुपये का जो डिक्लाइन है यूनिट कॉस्ट के अंदर, दिस विल सिग्निफिकेंटली ब्रिंग डाउन योर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एंड मार्जिन्स उनके थोड़े बेहतर हो जाएंगे. And obviously, if they can translate that into pricing for the international market, then again, further benefit for the country and for the companies as well. अगर थोड़ा सा मैं ऐड कर लूँ रिगार्डिंग एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की, अगर आप देखें टोटल जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस का फ़िलहाल जो है वो तकरीबन 1.2 बिलियन रुपीज़ है. अगर हम देखा लेटली आपने देखा था कि जो स्टेट बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करी थी, वहाँ उन्होंने कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट तकरीबन जो था आपके 6% से 5% कर दिया. उसका हमने देखा था इम्पैक्ट जो बैंक्स में था वो तकरीबन 30 बिलियन रुपीज़ का था जो अर्निंग्स इम्पैक्ट था. सो अब ये क्या होगा, जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस जो है, जो फैसिलिटी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसमें जो भी डिफरेंस जो अभी आया है कि जो आपका पहले जो आपका रेट एक्सपोर्ट रीफाइनेंस का आपका जो पहले 7.5% था, अब वो तकरीबन 4.5% हो जाएगा. उसकी जो कॉस्ट है वो बैंक्स ही बेयर करेंगे फ़िलहाल. सो ये लग रहा है जो बेनिफिट इनको मिला था इन द फॉर्म ऑफ CRR वो यहाँ नलिफाई हो जाएगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ जो भी सब्सिडी है जो यहाँ स्टेट बैंक को बेयर करनी पड़ती इनिशियली, वो स्टेट बैंक बेयर नहीं करेगा, वो बैंक्स ही बेयर करेंगे. तो यहाँ आई थिंक कोई IMF को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि इसकी जो एडिशनल कॉस्ट है, एडिशनल बर्डन है, कौन बेयर करेगा. सो प्रॉब्ली एक चीज़ पॉजिटिव है, बिकॉज हम ये देख रहे हैं टोटल अगर आप ERF देखें, उसमें ऑफकोर्स मेजर जो एक जो बेनिफिशरीज वो एक्सपोर्टर्स ही रहते हैं, मगर उसमें मेजर बेनिफिशरीज एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल कंपनीज ही रहती हैं. सो ऑफ कोर्स गोइंग फॉर हम सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले जो ये अमाउंट ERF का होता था वो इन द रेंज ऑफ 2 बिलियन होता था. सो हो सकता है इसकी वजह से जो आपकी अब, बिकॉज यूजुअली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक्सपोर्ट रीफाइनेंस इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी. सो अगर आप टेक्सटाइल कंपनीज़ की शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखें, उसमें ऑलमोस्ट 30-40% जो है वो ERFs होता है. सो आई कैन सी ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट के जो स्पेशली टेक्सटाइल कंपनीज़ का गोइंग फॉरवर्ड आ सकता है इसकी वजह से. अच्छा शहबाज, जो आपने कहा ना कि ये बैंक्स को बेयर करना पड़ेगा, तो ये बैंक्स के लिए कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं है? बिकॉज अगला सवाल आम लोग यही पूछेंगे. देखिए बैंक्स के लिए नेगेटिव इसलिए नहीं है कि हम ये देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ CRR जो एडिशनल जो सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी होगी वो 300-350 अरब होगी, और उसमें एडिशनल जो यील्ड है वो 10% हम अज्यूम कर रहे थे. सो जो वहाँ का जो अर्निंग्स इम्पैक्ट है वो यहाँ नलिफाई हो जाएगा. सो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी वजह से जो ये आप देख सकते हैं कि बैंक्स का जो वॉल्यूम है ऑफ एडवांसेस वो बढ़ सकता है. और देखिए यहाँ हमारा गवर्नमेंट का फोकस ये है कि हमने पहले भी बात कर ली है कि स्टेट बैंक ने आपका मॉनेटरी पॉलिसी 22% से 10.5% पे ले आए हैं, वहाँ स्टिमुलस दे चुके हैं. सो अब टाइम है फिस्कल साइड पे कि वहाँ क्या स्टिमुलस मिलता है. और सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये देखा, ये फैसला बहुत टाइम पे आया है, बिकॉज अभी लेटली एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन. वहाँ जो है
जो भी टेक्सटाइल की मूवमेंट होगी, जो एक्सपोर्ट होगा फ्रॉम इंडिया टू यूरोपियन यूनियन, वो फ्री ट्रेड होगी, उसमें कोई ड्यूटी नहीं होगी। तो इसका जो हिट है, अगर आप देखें हमारी जो मेजर टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है वो यूएस है, फिर यूरोपियन यूनियन है। सो अगर ये चीज़ टाइमली हो जाती है तो इसकी वजह से जो हम पोटेंशियल हम हिट देख सकते थे कि गोइंग फॉरवर्ड आ सकती है एक्सपोर्ट्स को, बिकॉज आज भी हमारी मेजर जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल ही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से संभल जाएगी गोइंग फॉरवर्ड। फवाद, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिकॉज जैसे शहबाज का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी EU इंडिया की डील हुई है, और ये जो अभी डिसीजन फ्राइडे को अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आप समझते हैं कि इसके लिए कोई इसमें मज़ीद डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं जो जल्द से जल्द आनी चाहिए ताकि क्लैरिटी हो जाए? देखें, अगर तो उसके ऊपर ये क्लैरिटी दे दें कि कौन से किस मद में आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये जो ERF डिक्लाइन हुआ है, अगर कोई उसके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो सकता है, ये एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के अंदर या फिर एफिशिएंसी के अंदर या फिर एनर्जी के अंदर हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब एक आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चला रहे होते हैं। अगर तो उसके अंदर थोड़ी क्लैरिटी आ जाए कि ये चीज़ें अलाउड हैं, ये चीज़ें अलाउड नहीं है, तो जाहिर सी बात है कंपनीज़ वुड बी एबल टू मेक डिसीजंस, और हो सकता है कि उनको ऑलरेडी डिटेल मिल गई, हमें अभी तक इस तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की नहीं गई है एट दिस पॉइंट इन टाइम। जस्ट टू ऐड टू व्हाट शहबाज वाज सेइंग अर्लियर, अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट भी देखें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें और उनकी जो एनालिस्ट ब्रीफिंग हुई थी उसके बाद, उसके अंदर भी आई थिंक द प्राइम पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग CRR वो यही बताया था, to provide liquidity to banks, which in turn would be deployed in your loans to kickstart the economy. And जैसे उन्होंने बोला कि भाई अभी तक जो रेट कट किया है उसका सही तरह से फुल इम्पैक्ट हमने इकोनॉमी में देखा नहीं है. देयर आर सर्टन अ लॉट ऑफ सेक्टर्स जहाँ पे यूटिलाइजेशन अभी भी लो है. What the State Bank or what the government is trying to do is increase utilization so that we can start achieving the GDP growth targets as well. So मेरे ख्याल से it all makes sense now what the government is trying to do, and if the companies work hand in hand with the government, then I think this can be successful as well. And सबको ही पता है कि from a banking perspective on the loan side the spreads are slightly higher. So that will protect the bottom line of banks as well. ठीक है, ओके फवाद, थैंक यू वेरी मच. Thank you for having me. और अब हम नजर डालते हैं अगले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर. मंडे को CPI का डेटा एक्सपेक्टेड है. वेंसडे को एंग्रो पावर जेन कादिरपुर के फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे. MCB की भी बोर्ड मीटिंग है फॉर फुल ईयर रिजल्ट्स. इंटरलूप के सेकंड क्वार्टर और फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स और टी बिल्स ऑक्शन है वेंसडे को. थर्सडे को पब्लिक हॉलीडे है कश्मीर डे की, और फ्राइडे को PIB ऑक्शन भी है, और एज यूजुअल वीकली इन्फ्लेशन के नंबर्स अनाउंस किए जाएंगे. नाउ चूँकि रिजल्ट सीजन का आगाज़ हो चुका है और रिजल्ट्स आ रहे हैं, डिविडेंड्स भी आ रहे हैं, तो हम अपना वो सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे जहाँ हम एक्स डिविडेंड की डेट आपको बताया करेंगे. सो उस पर भी नज़र डाल लेते हैं. मंडे को लॉर्ड केमिकल जिसने ₹5 का डिविडेंड अनाउंस किया था वो एक्स ट्रेड होना शुरू हो जाएगा. इसके अलावा लकी कोर इंडस्ट्रीज़ ने ₹5.25 का डिविडेंड अनाउंस किया है, ये 4 फरवरी को एक्स होगा. इंटरनेशनल स्टील ₹2 का डिविडेंड है, ये 6 फरवरी को एक्स होगा. और साजगार इंजीनियरिंग जिसने ₹15 का इंटरिम कैश डिविडेंड अनाउंस किया है वो भी 6 फरवरी को एक्स डिविडेंड ट्रेड होना शुरू हो जाएगा. और अब वक्त हुआ है चेस सिक्योरिटीज़ कैंडल टॉक का. कैंडल टॉक में हमको शर्जील अहमद ने ज्वाइन किया है, टेक्निकल एनालिस्ट एट चेस सिक्योरिटीज़. शर्जील, वेलकम टू द शो. थैंक यू शुजा फॉर इनवाइटिंग मी. सो शर्जील, बहुत ही वोलेटाइल वीक था. हमने देखा कि पहले दिन 191,000 का हाई बनाया इंडेक्स ने, और थर्सडे को 181,500 के पास लो टच किया. तो तकरीबन 10,000 पॉइंट्स की हमको मूवमेंट हमको वीक में ही नज़र आई है. अच्छी बात ये हुई है कि 185 और 183 के पास आई थिंक गैप्स रह गए थे, तो वो थर्सडे को ही एक ही दिन में फिल हो गए थे, और फिर हमने इसलिए फ्राइडे को देखा मार्केट ने थोड़ा रिबाउंड किया. अब इंडेक्स जिस लेवल पे क्लोज हुआ है 184,000 से ऊपर, तो क्या ये एक अच्छी क्लोजिंग है वीक ऑन वीक बेसिस पे और मंथली क्लोजिंग? बिल्कुल. आई थिंक ये क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आज फ्राइडे की, क्योंकि ये ना सिर्फ वीकली क्लोजिंग थी या डेली क्लोजिंग थी, बल्कि ये मंथली क्लोजिंग भी थी. तो हमने वैसे तो मार्केट को एक सेफ जोन में जो है वो क्लोज होते हुए देखा है ऑन डेली, वीकली एंड मंथली. अगर हम चार्ट्स पे मूव करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट में ये सेशन काफ़ी वॉलेटाइल रहा. आपने बिल्कुल सही कहा, और हमने एग्जैक्टली 191,000 के लेवल्स के करीब मार्केट का जो है वो
टॉप लगता हुआ देखा और वहां से फिर हमने एग्रेसिव साइड पे प्रॉफिट टेकिंग देखी। एक आध सेशन मार्केट ने कंसोलिडेशन का गुजारा, फिर वहां से हमने मार्केट में थर्सडे को ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट्स का जो है वो सेल ऑफ देखा, वेयर मार्केट मेड अ लो ऑफ ऑलमोस्ट 180 1900 इनफैक्ट। तो आई थिंक इस तरह का ये जो प्रॉब्ली प्राइस एक्शन है, अगर आप देखें तो टुवर्ड्स द अपसाइड ये अगेन एक वही रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये वही वेज का टॉप है जहाँ पे इंडेक्स ने प्रीवियसली ऑन 8th of Jan भी जो है वो रेजिस्ट करा था, और अब सेकंड टाइम मार्केट ने जो है वो यहाँ पे अपना टॉप डिफाइन करा। और हम डेली पे देख रहे थे कि व्हाइल द मार्केट वाज गोइंग अप, आरएसआई थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, और आरएसआई पे जो है वो हम डाइवर्जेंस देख रहे थे जहाँ पे आरएसआई वाज नॉट मेकिंग न्यू हाइस। तो ये साइन था मार्केट में मोमेंटम जो है वो मार्केट थोड़ा सा लूज कर रही थी, इंडेक्स लूज कर रहा था, और वहाँ और उसके रिजल्ट में हम अक्सर देखते हैं कि मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन या एडजस्टमेंट होती है। तो वो एडजस्टमेंट हमने जो है वो आने वाले दिनों में होती हुई देखी। तो अब यहाँ पे क्योंकि मार्केट अपने इस ओवरऑल वेज जिसमें मार्केट ट्रेड कर रही है, जिसका जिसका जो बॉटम है दैट्स एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 180,500 या 180,000, इस वेज के अंदर ही है स्टिल। ये इसकी काफी क्रूशियल सपोर्ट रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। 180,000 का लेवल नेक्स्ट वीक जो है वो वुड एक्ट एज इनिशियल सपोर्ट लेवल इन केस इफ देयर इज एनी फर्दर डाउनसाइड इन द मार्केट। हाउएवर टुवर्ड्स द अपसाइड हम देख रहे हैं कि मार्केट की 186,500 जो कि एक टाइम पे अच्छी सपोर्ट थी, पिछले 2 हफ्ते के प्राइस एक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो फिलहाल अब हमने देखा कि आज भी जब मार्केट का हाई लगा तो इट वाज अराउंड 186,600, जहां पे उन लेवल्स को टच करने के बाद मार्केट में थोड़ी एग्रेसिव नोट पे प्रॉफिट टेकिंग हुई। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड 186,500 वुड बी इनिशियल रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हाँ फिर हम मोमेंटम बिल्ड होता हुआ देखेंगे वापस, और मार्केट फिर 189,500 वाले लेवल्स को टेस्ट कर सकती है। ओके अच्छा शर्जील, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक इस हफ्ते की मूवमेंट में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और वो था फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। अब आप बताइए कि ज़ाहिर रिज़ल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आया तो हमने सेल ऑफ देखा, नीचे का लॉक लगा थर्सडे को, और फिर फ्राइडे को भी क्लोजिंग नीचे ही हुई है। तो अब ये बताइए कि इसमें एंट्री लेवल्स जो हैं वो क्या होंगे? बिल्कुल, एफएफसी के लिए ये वीक काफी वॉलेटाइल रहा और इसने वीक ऑन वीक बेसिस पे नेगेटिव नोट पे जो है वो क्लोज करा। अब अगर हम इसके चार्ट की तरफ मूव करें तो हम ये देख रहे हैं कि ये काफी ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट दे रहा है अपने असेंडिंग चैनल को सिंस ऑलमोस्ट अगर आप देखें मई लास्ट ईयर, जब से सिंस देन इट हैज बीन रिस्पेक्टिंग दिस चैनल टुवर्ड्स डाउनसाइड एज वेल। कोई भी डाउनसाइड आती है तो चैनल के बॉटम के करीब से इसमें रिबाउंड आता है, और कोई भी अपसाइड अगर आती है तो अगर आप ये सेकंड इंस्टेंस प्रॉब्ली ऐसी रही है कि जहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम्स इसको अटेम्प्ट करा, ब्रेक करने की कोशिश करी, बट हमने ड्यूरिंग द वीक देखा कि ये इट कुडंट सस्टेन अबव दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, और वहां से फिर एग्रेसिवली प्रॉफिट टेकिंग हुई और इसने वीक ऑन वीक बेसिस पे जो है वो नेगेटिव क्लोज करा। तो अब इसमें गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी ये रहेगी अगेन जो इसमें रही है हमेशा से, कि चैनल के बॉटम के करीब जो है वो आइडियली एक्यूमुलेशन की जाए। 578 however is an initial support level followed by a next major support at 560 जो चैनल का बॉटम रहेगा। तो कोई भी डिप अगर इसमें आता है near these support levels that would act as a buying opportunity towards the upside। we expect कि अगर ये इन लेवल्स को टेस्ट करता है और सस्टेन करता है तो इसके अंदर रिकवरी बन सकती है, जहां पे 610 के लेवल्स के करीब इसकी एक रेजिस्टेंस रहेगी लुकिंग एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक, followed by next resistance or next target at 625। अच्छा शर्जील, एक और स्टॉक जो हमने रिसेंटली काफ़ी उसमें तेज़ी देखी थी और फिर वापस नीचे आ गया है और अच्छे सपोर्ट पे नज़र आ रहा है, वो है मुगल स्टील। तो ज़रा इस पे बताइए कि चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं? बिल्कुल, आई थिंक अगर हम स्ट्रेट अवे मुगल के चार्ट्स पे मूव करें तो हम इंटरेस्टिंगली इसमें हमने एक फॉर्मेशन देखी है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की। सिंस द 2017 टॉप हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन है, और इसमें जो भी मेजर रैलीज रही हैं उसका टॉप इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के टॉप के करीब रहा है, और जो भी मेजर डाउनसाइड्स रही हैं इसने अपने आप को बॉटम आउट करे नियर द बॉटम ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन। इस रैली में हमने ये देखा कि इसने लेटर लास्ट ईयर 2025 में इसने इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, एंड दैट टू विद गुड वॉल्यूम्स। हमने अच्छी एक्टिविटी होती हुई देखी थी जब ये ब्रेकआउट्स हुए। तो हमारा ये व्यू रहा था कि इसमें जो भी अपसाइड आई थी अगर हमें ये रीटेस्ट करते हुए नजर आता है तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो है वो हम इसको जो है वो मुगल को कंसिडर कर सकते हैं। तो आई थिंक अब अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इसने इस हफ्ते की जो हमने इस हफ्ते जो सेल ऑफ देखा है मार्केट में, इसने ऑलमोस्ट 4% नेट बेसिस पे जो है वो नेगेटिव क्लोज करा है, जिसके साथ इसकी जो क्लोजिंग आई है वो 95.08 के लेवल्स के करीब आई है। तो 93 से 94.5 95 की रेंज एक ऐसी रेंज है जहां पे ये अपने इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन को जो है वो रीटेस्ट कर रहा है। तो आई थिंक इट कैन बी अ गुड सपोर्ट जोन फॉर ट्रेडर्स टू एंटर एट।
जिनका स्टॉप लॉस कैन बी बिलो 92 और 91। टुवर्ड्स द अपसाइड हमारा ये व्यू है कि अगर ये इन लेवल्स को सस्टेन करता है तो इसके अंदर एक अच्छी अपसाइड बन सकती है, जहां पे ये 100 से 102 के लेवल्स को इनिशियली टारगेट करेगा, फॉलोड बाय द नेक्स्ट टारगेट एट 108 टू 110। ओके, मूविंग ऑन टू पीटीसी। पीटीसी भी हमने देखा कि 69 से थोड़ा ऊपर ट्रेड हुआ था, उसके बाद से ये नीचे करेक्ट ही हो रहा है, कंसोलिडेशन भी थोड़ी नज़र आई है। थर्सडे के सेल ऑफ में तकरीबन 60 रुपीज़ का हमने लो बनते हुए देखा। फ्राइडे को थोड़े अच्छे वॉल्यूम्स इसमें नज़र आए। तो अब क्या फ्राइडे के जो वॉल्यूम्स अगर हम देखें जो ज़रा ज़्यादा थे, तो उसको देखते हुए जो क्लोजिंग हुई है पीटीसी अब क्या लग रहा है टेक्निकली? बिल्कुल, आई थिंक ये जो इस हफ्ते का जो सेल ऑफ रहा है इसमें हमने काफ़ी स्टॉक्स जो कि पिछले दिनों ब्रेकआउट दे चुके थे उनको हमने रीटेस्ट करते हुए देखा है। पीटीसी इज ऑल्सो वन ऑफ देम। पीटीसी में हम देख रहे थे कि एक वैलिड असेंडिंग चैनल पैटर्न था जिसको ये रिस्पेक्ट दे रहा है सिंस लास्ट 4 to 5 months। अगेन हमने ये चैनल को ब्रेक होता हुआ देखा था दिसंबर में ऑलमोस्ट, और फिर वहां से इसने रैली करी थी। जो इसका ब्रेकआउट था 54 का, उसके बाद इसने रैली करके टॉप लगाया था ऑलमोस्ट 70 रुपीज का। अब इसने करेक्ट करा है और अपनी इस असेंडिंग चैनल को जो है वो यहाँ पे ये रीटेस्ट करा है नियर 61-62 के लेवल्स। तो आई थिंक दिस कैन बी अ गुड एक्यूमुलेशन रेंज, जहाँ पे हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अगर ये अपने इस रीटेस्ट लेवल के करीब सस्टेन करते हैं तो उसके अंदर हम रिकवरी विटनेस कर सकते हैं, जहाँ पे इनिशियल अपसाइड जो इसकी रहेगी, ये जो इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगी वो 65.5 के लेवल्स के करीब रहेगी, फॉलोड बाय द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एट near the previous tops at 68.5। तो सपोर्ट इसमें आप बता रहे हैं कि अराउंड 60 रुपीज़ के पास ही है? Yes, I think 61 precisely इसके जो असेंडिंग चैनल है उसका रीटेस्ट लेवल है, तो ये इसकी एक इनिशियल सपोर्ट लेवल है और ये अच्छी सपोर्ट है इनफैक्ट। और हम देखते हैं कि जब भी कोई स्टॉक बुलिश फेज में होता है, अपनी बुलिश उसमें होता है, तो वो आरएसआई उसमें जो है वो उसके अगर आप इंडिकेटर्स को देखें, मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखें, उसमें ज्यादा बड़ा डिक्लाइन नहीं आता है। वो अक्सर अपनी 40-50 की रेंज से जो है वो रिबाउंड लेता है। तो हमने पीटीसी में मल्टीपल टाइम्स यही विटनेस करा है कि इसने अपनी इसी रेंज में आके अपने इसके जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है उनमें फिर पिकअप आया है। तो आई थिंक अगेन क्योंकि ये 50 की रेंज में है और प्राइस वाइज ये अपने असेंडिंग चैनल को रीटेस्ट कर रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके अंदर एक बाउंस बैक आ सकता है। हाउएवर इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये इसके अंदर डाउनसाइड कंटिन्यू रहती है तो अगेन ये इसकी एक असेंडिंग सपोर्ट है नियर 58। नाउ एक और आज स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं और वो है हम नेटवर्क, बिकॉज ये भी हमने देखा है कि काफ़ी नीचे आ गया है। एक वन पॉइंट इन टाइम ये आई थिंक 17-18 रुपीज़ तक भी किया था और अब तकरीबन 12.5 पर आ रहा है। तो हम नेटवर्क के चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं हमें? बिल्कुल, हम नेटवर्क में भी हम काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन देख रहे हैं। अगेन इट्स अ मल्टी ईयर असेंडिंग चैनल पैटर्न दैट इज इन प्ले। हमने ये देखा है कि ये इसने टॉप लगाया था प्रीवियसली नियर द टॉप ऑफ दिस पैटर्न नियर ऑलमोस्ट 19 के लेवल्स, और फिर वहां से हमने इसके अंदर करेक्टिव वेव अनलॉक होती हुई देखी थी। एबीसी में करेक्ट हुआ है। अगेन दिस इज हाउ करेक्टिव वेव्स आर फॉर्म्ड। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसके जो असेंडिंग चैनल का बॉटम है, मल्टी ईयर असेंडिंग चैनल का जो बॉटम है, दैट्स अराउंड 12-12.4 की रेंज ऑलमोस्ट। अगर ये हम इसको एज अ रेंज लें तो 12 to 12.4 कैन बी अ गुड रेंज फॉर फ्रेश एक्यूमुलेशन। और अगर ये इन लेवल्स को अप्रोच करता है और सस्टेन करता है तो उसके अंदर फिर हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि हम वीकलीज और डेलीज पे देख रहे हैं कि इसके इंडिकेटर्स ने भी काफी एडजस्ट कर लिया। इनफैक्ट डेली पे आरएसआई या मोमेंटम इंडिकेटर को आप देखिए तो इट्स अराउंड 23, सो इट्स एन एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन। तो यहाँ से फिर हम एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट करेंगे, जहाँ पे हमारे इनिशियल टारगेट लेवल्स फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वुड बी अराउंड 13.5 to 13.7। अगर ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो फिर हम फर्दर एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स 14.5 to 14.7। ओके शर्जील, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब टाइम हुआ है एक्सपर्ट्स टेक का। शहबाज, इस हफ्ते तो हमने मंदी देखी, वीक ऑन वीक बेसिस पे क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव हुई है, लेकिन फ्यूचर्स रोल ओवर ख़त्म हो गया है। अब अगले हफ्ते आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि ऑफ कोर्स आपने मेंशन करा कि फ्यूचर रोल ओवर ख़त्म हो गया है, सो थोड़ा सा प्रेशर जो आता है उसकी वजह से नहीं आएगा। बट आई थिंक जो मेजर रिस्क फॉर द अभी जो मार्केट रहती है दैट्स जियोपॉलिटिकल है। अभी भी जो चीज़ काफ़ी फ्लूइड है व्हेन कम्स टू यूएस एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट। सो इफ़ अगर वो चीज़ खुदा ना खासा हो जाती है दैट कैन हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। उसके अलावा मुझे मार्केट लगती है कि मार्केट शुड बी ओके और आई थिंक फोकस शुड बी ऑन द रिजल्ट सीजन। देखें कौन से रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन से अच्छे आ रहे हैं और कौन से लोग एक्सपेक्टेशंस हैं, और उसी तरह आई थिंक इन्वेस्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ एक लेसन ये भी है कि फोकस ऑन वैल्यूएशंस। अगर कोई भी स्टॉक्स एक्सट्राऑर्डिनरी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है और वहाँ आप थोड़ा सा अवॉइड करें एंड फोकस ऑन डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। सो येस, नेक्स्ट वीक लगता है कि मुझे मार्केट ओवरऑल बेहतर लगती है कंपेयर टू जो ये क्लोजिंग आई है या वीक ऑन वीक जो हमने नेगेटिव देखा है। नहीं, आई एग्री विथ यू। आई थिंक जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो तो रहेगा,
और मार्केट ने जो थर्सडे को एक डाउनसाइड दिखाई उसमें अच्छी बात ये थी जो हमने अभी डिस्कस भी किया शजील से कि जो 2 गैप्स थे वो फिल हो गए टेक्निकली, और अब टेक्निकल लेवल्स को अगर देखें तो क्लोजिंग तो अच्छी हुई है। आई थिंक अब मार्केट थोड़ा सा दोबारा से कंसोलिडेट होना शुरू होगी यहाँ पे, और जैसे कि शहबाज ने भी कहा फोकस होना चाहिए उन कंपनीज़ पे जहाँ पे बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस हो गई हैं, रिजल्ट्स आने वाले हैं और अच्छे रिजल्ट्स और डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है। तो कोई भी डाउन साइड अगर मार्केट में आती है तो इन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करके वहाँ पे एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। और लेसन लर्नड, आई थिंक आज हमने काफ़ी दफ़े ये लेसन लर्नड की बात की है एफएफसी के केस में, वो ये भी है कि मार्केट अगर ऊपर जाती भी है तो ज़ाहिर है कि हमने पहले ही बताया कि मार्केट जिगजैग ऊपर जाती है, यानी कि स्ट्रेट ऊपर जाए, कभी कभार ऐसा होता है, नॉट ऑलवेज। तो प्रॉफिट टेकिंग भी जो अगर लेवल्स ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूर करते रहना चाहिए, और फिर वापस आप नीचे दोबारा एक्यूमुलेशन कर भी सकते हैं। So with that, we'll end this episode of Stock Watch. Have a nice weekend. Take care. Khuda Hafiz.